पिछले एपिसोड का रिकैप। दुनिया खत्म होने वाली है और मेचा सर्वनाश आने वाला है। इसे पहले से जानते हुए मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक सुनहरे पीठ वाला गोबर का कीड़ा खरीदा और उसे सबके सामने खा लिया, जिससे मुझे बेहिसाब ताकत वाला टाइटन मेचा मिला। एग्जीबिशन में मैंने घमंडी अमीरजादे एन होंग हाई की सबके सामने बेइज्जती की और बग फैन से एक आयरन क्लैड बीटल जीत लिया। उसे खाकर मेरा मेचा हेवनली प्रिजन मेचा बन गया, जिसकी ढाल को कोई नहीं तोड़ सकता। तभी तबाही समय से पहले शुरू हो गई और मेरी मकान मालकिन एक खूंखार राक्षस म्यूटेंट बन गई। इस बीच शहर के सबसे अमीर आदमी चू जियाजैन ने मुझे अपने बॉटनिकल गार्डन में बुलाया, जहां उसके कुछ बॉडीगार्ड खूंखार खून के प्यासे म्यूटेंट बन चुके थे। अब आगे। बॉस, जब हमारे इतने सारे लड़के उस राक्षस के सामने टिक नहीं पाए तो क्या ये मेहमान कुछ कर पाएगा? आलियोंग को अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं उस राक्षस को रोक सकता हूं। पापा, हुआंग टिंग को वापस बुला लीजिए। इस तरह के राक्षसों को हमें आर्मी के भरोसे छोड़ देना चाहिए। पहली बार इतना खौफनाक और खून खराबे वाला नजारा देखकर चू हुई भी अंदर से बहुत घबराई हुई थी। लेकिन जैसे ही चू जियाजैन ने आलियोंग को अंदर जाने का इशारा करने के लिए मुड़ा, उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर मैं उस खूंखार और पागल हो चुके खून के प्यासे राक्षस ब्लड कॉप से भिड़ चुका था। उस राक्षस का भारी भरकम मुक्का मेरे शरीर को छूते हुए जमीन पर पड़ा। संगमरमर के उस फर्श पर पलक झपकते ही मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं। ताकत तो काफी अच्छी है, मैंने मन में सोचा। मुझे समझ आ गया था कि एजिलिटी ब्लड कोर से रफ्तार बढ़ने के बावजूद मेरे टाइटन मेचा की स्पीड अभी भी थोड़ी कम थी। अगर ऐसा है तो इसे जल्दी ही खत्म कर देता हूं। मैंने लंबे कदम बढ़ाए और सीधे उस राक्षस की छाती में जोरदार टक्कर मार दी। एक मंजिला इमारत से भी ऊंचा वो राक्षस तुरंत हवा में उड़ता हुआ पीछे दीवार से जा टकराया। बाहर खड़े चू जियाजैन और बाकी लोगों को भी जमीन में कंपन महसूस हुआ। आलियोंग ने डर और हैरानी से अपना थूक निकला और हकलाते हुए बोला, क्या क्या ये सच में इंसान है? उस राक्षस को सिर्फ खिसकाने के लिए ही हमें 2 भारी भरकम क्रेन बुलवानी पड़ी थी। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि इससे तमीज से पेश आना। अब तुम्हें समझ आया कि इसके पास कितनी भयंकर ताकत है। चू जियाजैन सिर्फ हैरान नहीं था, बल्कि उसे चिंता भी हो रही थी। वो आलियोंग से कहीं आगे की सोच रहा था। इन राक्षसों के पैदा होने के पीछे का राज जानना ही वो सबसे बड़ी वजह थी, जिसके लिए उसने अपना रुतबा छोड़कर मुझसे हाथ मिलाया था। स्क्रीन पर मैंने उस राक्षस को सांस लेने का एक भी मौका नहीं दिया। मैं फिर से उसके सामने पहुंचा और उसकी छाती पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। मेरा लोहे जैसा विशाल मुक्का सीधे उसके शरीर को चीरता हुआ आर पार हो गया और पीछे की मजबूत दीवार को भी चकनाचूर कर दिया। तभी आवाज आई, एक म्यूटेंट ब्लड कॉर्प्स को मार गिराया। स्ट्रेंथ ब्लड कोर, ताकत बढ़ाने वाला पत्थर हासिल हुआ। मैंने तुरंत उस स्ट्रेंथ ब्लड कोर को उठाया और बाहर आ गया। अभी जो मैंने कैमरों में देखा था उससे साफ था कि लीसा नाम की वो एलीट म्यूटेंट बहुत ही ज्यादा तेज थी। अगर मैं अभी उससे लड़ने जाता तो मेरी मौत पक्की थी। इसलिए मैंने सोचा कि पहले टाइगर बीटल को ढूंढकर अपने मेचा की स्पीड बढ़ा लूं, फिर उससे निपटूंगा। बाकी बचे हुए 2 राक्षसों को भी मैंने एक खास काम के लिए जिंदा छोड़ दिया था। जब मैंने अपने मेचा को वापस अंदर समेट लिया और शांति से बाहर आया तो चू हुई सबसे पहले दौड़कर मेरे पास आई और बड़ी हैरानी से मुझे देखने लगी। चू जियाजैन और आलियोंग तो तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वो पूरी तरह से मेरे फैन हो चुके थे। मैंने बिना वक्त बर्बाद किए पहले से सेव की हुई टाइगर बीटल की फोटो निकाली और बॉस चू को वो कीड़ा ढूंढने को कहा। किस्मत से उनके पास लोगों की कमी नहीं थी। कुछ ही देर में आलियोंग एक शीशे का जार लेकर आ गया। जार के अंदर वही टाइगर बीटल था जिसकी मुझे तलाश थी। क्या तुम इसे खाने वाले हो? चू हुई ने घबराते हुए पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उस भागने की कोशिश कर रहे टाइगर बीटल को पकड़ा और सीधा अपने मुंह में डाल लिया। सिस्टम की आवाज आई, टाइगर बीटल का जीन हासिल कर लिया गया है। टियर 1 मेचा में बदलाव किए जा रहे हैं। हुआंगटिंग, अंदर जो बाकी राक्षस बचे हैं उनका तुम क्या करने वाले हो? चू जियाजैन ने पूछा। वो जो एलीट म्यूटेंट है उसे मैं खुद मारूंगा, लेकिन बाकी बचे दोनों राक्षसों को बॉस चू और मिस चू हुई, आप दोनों को मारना होगा।
मेरी बात सुनते ही चू जियाजेन के माथे पर सिलवटें पड़ गईं और चू हुई का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। कैसा मजाक कर रहे हो? क्या मैं उस तरह के खूंखार राक्षस को मार सकती हूं? चू हुई ने डरते हुए कहा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद चू जियाजेन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। तुम जो हमें उन्हें मारने के लिए कह रहे हो, क्या इसका तुम्हारे इस शानदार मेचा सूट से कोई लेना देना है? मानना पड़ेगा, इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को चलाने वाला ये इंसान सच में बहुत समझदार था। उसने तुरंत असल बात पकड़ ली थी। तो बॉस चू, क्या आपको ये ताकत चाहिए? मैंने पूछा। अगर वो कहता कि उसे लालच नहीं आ रहा तो वो पक्का झूठ होता, लेकिन उसे यह भी पता था कि सिर्फ अपनी ताकत के दम पर वो ऐसे राक्षसों को कभी नहीं मार सकता। बॉस चू, आपको अभी तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सोच सकते हैं। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे ये तकनीक या ताकत जो भी है ये चाहिए। तुम्हारी जो भी शर्त हो तुम बेझिझक मांग सकते हो। चू जियाजेन ने बिना पलक झपकाए हां कर दी। कहावत है ना, जब किस्मत का पहिया घूमता है तो गधे भी घोड़े बन जाते हैं। मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा, भविष्य में अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो बॉस चू, आपको अपना नुकसान भूल कर भी मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी बेटी चू हुई को इस वादे से बाहर रखा जाएगा। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? चू हुई की आंखें भर आईं और वो रोते हुए चू जियाजेन के गले लग गई। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैंने कहा। 2.5 दिन बाद दोपहर ठीक 12 बजे दुनिया के ज्यादातर जानवर और जीव म्यूटेंट बन जाएंगे। ये जो ब्लड कॉप्स तुमने देखे हैं, ये सबसे आम राक्षस होंगे, और जो इंसान राक्षस नहीं बनेंगे उनके अंदर उनका अपना मेचा जागृत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ खास चीजें खानी होंगी, जैसे जानवर या पेड़ पौधे। खास चीजें? अपना मेचा? चू जियाजेन बड़बड़ाया और उसका शरीर अचानक कांप उठा। वो बेवकूफ नहीं था, वो तुरंत इन दोनों बातों का कनेक्शन समझ गया। उसने झट से आलियों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, मेरे कलेक्शन रूम में जो मेमत के दांत और अर्जेंटीना के विशालकाय उकाब का जीवाश्म रखा है उसका पाउडर बनाओ और सूप में उबाल कर ले आओ। तभी अचानक बॉटेनिकल गार्डन के एंट्री गेट से एक बहुत शोर शराबे वाली आवाज आई। चू हुई, तो तुम सच में यहां हो? तुम यहां फिर क्यों आ गए? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मेरे पीछे पड़ना छोड़ दो। चू हुई ने बहुत रूखेपन से कहा। उसने एन होंगहाई को रत्ती भर भी भाव नहीं दिया। एन होंगहाई को बुरा नहीं लगा, वो बस बेशर्मों की तरह हंसा। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर चू जियाजेन के साथ खड़े मुझ पर पड़ी। उसके चेहरे की हंसी तुरंत गायब हो गई और आंखों में गुस्सा भर आया। बेटा, मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था और तू खुद चलकर यहां आ गया। एन होंगहाई, वो मेरे पापा के मेहमान हैं, तुम यहां कोई तमाशा मत करना। चू हुई ने गुस्से से कहा। मेहमान? अंकल चू, आप इस धोखेबाज की बातों में मत आइएगा। इसके पास जो वो लोहे का सूट है ना, वो सिर्फ डराने के लिए है। ज्यादा से ज्यादा उसमें थोड़ी ताकत होगी, असल लड़ाई में वो किसी काम का नहीं है। ये कहते हुए उसने पीछे खड़े अपने 5 बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। एग्जीबिशन में बेइज्जती सहने के बाद उसने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। इन 5 के पास बहुत ही एडवांस और खतरनाक बंदूकें थीं। शांत हो जाओ होंगहाई, आज तुम्हारे अंकल चू के यहां मेहमान आए हैं। अगर हमारी खातिरदारी में कोई कमी रह गई हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। चू जियाजेन ने उसे प्यार से लेकिन सख्ती से समझाया। अगर पहले का समय होता तो चू जियाजेन के लिए एन होंगहाई की अहमियत ज्यादा होती, लेकिन अब मेरी अहमियत उससे कहीं ज्यादा थी। चू जियाजेन का यह रूखापन देखकर एन होंगहाई गुस्से से पागल हो गया। उसे लगा कि इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। ओए लड़के, अगर हिम्मत है तो निकाल अपना वो सड़ा हुआ लोहे का सूट, फिर देखता हूं कि मैं तुझे भून कर छलनी कर पाता हूं या नहीं। एन होंगहाई ने हवा में हाथ उठाया और उसके बॉडीगार्ड्स ने तुरंत अपनी बंदूकें निकालकर मुझ पर तान दी। मेरे आसपास खड़े काले सूट वाले बॉडीगार्ड्स ने भी अपनी बंदूकें निकाल ली और उन पर तान दी। वहां का माहौल अचानक से बहुत तनावपूर्ण और खतरनाक हो गया। चू जियाजेन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। आखिर ये उसका इलाका था। वो एन होंगहाई को डांटने ही वाला था कि मैंने उसे रोक दिया।
मैंने सिस्टम के टाइमर पर नजर डाली, जिसमें सिर्फ आधा मिनट बचा था। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। ठीक है, फिर आजमा कर देख लेते हैं। वैसे भी मुझे अपने मेचा का नया रूप टेस्ट करना था। तभी मेरे कानों में वही जानी पहचानी आवाज आई। टाइगर बीटल का जीन पूरी तरह सोख लिया गया है। टीयर 1 मेचा अब थंडर फ्लैश मेचा में अपग्रेड हो गया है। शानदार। इसका खास थंडर फ्लैश फीचर स्पीड को 30% और फुर्ती को 20% तक बढ़ा देता है। अब अगर मैं लड़ाई के बीच में अपने मेचा के रूप तेजी से बदल पाया, तो मेरी ताकत किसी भी टीयर 2 मेचा से कम नहीं होगी, बल्कि उससे भी ज्यादा होगी। ये सोचकर मैं कुछ कदम आगे बढ़ा। मैं अपना मेचा निकालता हूं। अगर तेरी एक भी गोली मुझे छू गई, तो मैं अपनी हार मान लूंगा। नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। अगर मेरी गोली तुझे लगी, तो तुझे मेरी टांगों के नीचे से रेंग कर जाना होगा। एन होंगहाई ने घमंड से कहा। रुक जा, और अगर मैं जीत गया, तो तुझे सबके सामने कुत्ते की तरह भौंकना पड़ेगा। वैसे भी तू एक नंबर का सिंप है। ये तो तेरे असली रूप जैसा ही होगा। तूने किसे कुत्ता कहा बे? मैं चू हुई से सच्चा प्यार करता हूं। वो तुरंत सफाई देने लगा। मैंने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया। अगर मुझे भविष्य में अपने मेचा को और ताकतवर बनाने के लिए इसके मेचा कोर की जरूरत ना होती, तो मैं इसे कब का जान से मार चुका होता। मैंने अपने दिमाग में सोचा, और अगले ही पल पर्पल रंग की बिजली के निशानों वाला एक शानदार मेचा मेरे पूरे शरीर पर छा गया। बकवास बंद कर और चला गोली। मैंने एक हल्की सी दहाड़ मारी। एन होंगहाई ने भी बिना देर किए अपना हाथ नीचे गिराया। लगातार गोलियां चलने की आवाजें गूंज उठी। लेकिन जैसे ही गोलियां चली, मुझे ऐसा लगा मानो मेरे आसपास की दुनिया बहुत धीमी हो गई हो। 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां अलग अलग दिशाओं से मेरी तरफ आ रही थीं, लेकिन मुझे वो हवा में तैरती हुई महसूस हो रही थी। मैं एक एक गोली का रास्ता साफ साफ देख पा रहा था। मैंने बस हल्का सा अपना शरीर मोड़ा, और सारी गोलियां मुझे बिना छुए सीधे पीछे की दीवार में जा धंसी। यह खौफनाक नजारा देखकर एन होंगहाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने सच में गोलियों को चकमा दे दिया। चू जियाजेन का शरीर भी सिहर उठा। अब उसे समझ आया कि मेरे पास सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि एक बेहद तेज रफ्तार वाला मेचा भी है, जो मैंने अब तक सबसे छुपा कर रखा था। सारी गोलियां मिस हो गईं। तू हार गया, मैंने शांत आवाज में कहा, यह सोचकर कि अब उसे इतने सारे लोगों के सामने कुत्ते की तरह भौंकना पड़ेगा। एन होंगहाई का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने मुझे धमकी भरी नजरों से देखा, लेकिन मैंने उसे बचने का कोई मौका नहीं दिया। एन होंगहाई, हार चुके हो तो अपनी शर्त पूरी करो। चू जियाजेन बात को संभालने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन जब उसने मेरी ठंडी और बिना किसी जज्बात वाली आंखें देखीं, तो वो चुपचाप पीछे हट गया। इस पल उसे मुझसे सच में डर लगने लगा था। कुत्ते की तरह भौंकना उसके लिए अपनी जान देने से भी ज्यादा भारी लग रहा था। उसने जमीन पर जोर से थूका और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो उबला हुआ सूप उस मशरूम वाले टेंट के नीचे लाया गया। भले ही चू जियाजेन और चू हुई को भूख नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस जीवाश्म वाले पाउडर का सूप एक ही सांस में पी लिया। कमरे से 2 भयानक चीखें आईं। अंदर मौजूद दोनों राक्षसों के हाथ पैर मैंने पहले ही तोड़ दिए थे, और उनका आधा शरीर चकनाचूर कर दिया था। वे दोनों जमीन पर पड़े थे और उनकी सांसें टूट रही थीं। मेरे इशारे पर चू जियाजेन एक इंसान के बराबर का भारी हथौड़ा लेकर कमरे में गया। कुचल दे इसे। मैं हाथ बांधे किनारे खड़ा सब देख रहा था। चू जियाजेन भी बड़ा जिद्दी और खतरनाक इंसान था। उस खौफनाक राक्षस को देखकर भी उसके हाथ नहीं कांपे, और उसने पूरी ताकत से हथौड़ा उसके सिर पर दे मारा। खून का एक फव्वारा उड़ा और उसके चेहरे पर जा गिरा। आखिरकार चू जियाजेन और चू हुई ने मिलकर उन दोनों राक्षसों को खत्म कर ही दिया। तुरंत ही कमरे में एक तेज रोशनी चमकी, और 2 बेहद शानदार मेचा सूट उन दोनों के शरीर पर प्रकट हो गए। चू जियाजेन का मेचा ग्रे और सफेद रंग का था, और उसके कंधों पर मैमथ हाथी के 2 विशालकाय दांत लगे थे, जो लोहे की तरह चमक रहे थे। वहीं चू हुई का मेचा थोड़ा स्लिम और आकर्षक था, लेकिन उसकी पीठ पर स्टील के बने विशालकाय पंख थे,
जो देखने में ही खौफनाक लग रहे थे। कहने की जरूरत नहीं थी, जब तक कोई डायनासोर या कुछ और खतरनाक चीज न खा ले, ये जानवरों के सबसे बेहतरीन जीन थे। अब चू जियाज़ेन को मेरी दुनिया खत्म होने वाली बात पर पूरा यकीन हो गया था। और तो और, उसके मन में मेरे लिए इज्जत और भरोसा सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं उसकी बेटी चू हुई में थोड़ी दिलचस्पी दिखाऊं तो शायद उसे कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, अब मैं जाकर उस कैप्टन लिसा को खत्म करता हूं। तब तक आप दोनों अपने नए मेचा की शक्तियों को समझ लीजिए। इतना कहकर मैं तेजी से आखिरी सेल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक काली परछाई बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ झपटी। बहुत तेज है, मैं अंदर से चौंका, लेकिन डरा बिल्कुल नहीं। मैंने फुर्ती से उसके हमले को चकमा दिया, फिर अपने पैरों में ताकत भरी और किसी स्प्रिंग की तरह उछलकर सीधे लिसा के पास पहुंच गया। लिसा पहले से ही एक बेहतरीन सिक्योरिटी कैप्टन थी, और अब म्यूटेंट बनने के बाद उसकी ताकत और बढ़ गई थी। मुझे पास आता देख उसने तेजी से अपनी टांग घुमाई और मुझ पर एक जोरदार किक मारी। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी। पलक झपकते ही मेरा थंडर फ्लैश मेचा बदल गया और हेवनली प्रिजन मेचा बन गया, जिसकी ढाल सबसे मजबूत थी। और फिर मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसकी उस खौफनाक लात को सीधा अपने हाथ पर रोक लिया। दोनों के टकराते ही हवा में एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई बम फटा हो। यह खौफनाक आवाज सुनकर बाहर खड़े चू हुई और चू जियाज़ेन घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने अपने मेचा, विशालकाय मैमथ और जायंट ईगल को एक्टिवेट किया और मेरी मदद के लिए अंदर की तरफ भागे। उन्हें लगा कि मेरी हालत खराब होगी और मैं मौत के मुहाने पर खड़ा हूंगा। लेकिन जब वो अंदर पहुंचे तो नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। अपनी बिजली जैसी रफ्तार की वजह से वो म्यूटेंट लेसा मुझे छू तक नहीं पा रही थी। उल्टा, लगातार लड़ने की वजह से उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव हो गए थे और खून बह रहा था। जब मुझे लगा कि वो थक चुकी है, तो मैं बिजली की तरह उसकी पीठ के पीछे पहुंचा। मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने तुरंत अपना रूप बदला और टाइटन मेचा में आ गया। मैंने पूरी ताकत से एक जोरदार मुक्का मारा। भले ही लीसा का शरीर अब गोलियां सहने लायक हो गया था, लेकिन मेरे इस खूंखार मुक्के के सामने उसका शरीर किसी नर्म पनीर की तरह आर पार हो गया। तभी सिस्टम की आवाज आई, एलीट म्यूटेंट को मार गिराया। इनाम 1 एजिलिटी ब्लड कोर, 1 डिफेंस ब्लड कोर और 2 खून से सनी हड्डियां। हड्डियां मिलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी मिल जाएंगी। शुरुआत में मेचा को अपग्रेड करने के लिए ये बहुत जरूरी होती हैं। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा खुश किया, वो थी लीसा के हाथों से मिली धातु की धारदार ब्लेड। एक सफेद रोशनी चमकी और मैंने उस धातु को अपने दाहिने हाथ पर रखा। कड़क की आवाज के साथ वो धातु मेरे हाथ के साथ जुड़ गई। मेरे हाथ से निकली वो ब्लेड बिल्कुल वुल्वरीन के पंजों जैसी लग रही थी। मैंने हल्के से उन पंजों को दीवार पर मारा और बेहतरीन स्टील से बनी उस मजबूत दीवार पर गहरे कट के निशान पड़ गए। पंजों की ताकत देखने के बाद मैंने वापस थंडर फ्लैश मेचा का रूप लिया। मैंने डिफेंस ब्लड कोर को फोड़ा और उसका खून मेचा पर गिरा दिया। डिफेंस पॉइंट +1। जो रफ्तार वाला कोर बचा था, उससे मैंने अपने टाइटन मेचा को अपग्रेड कर लिया, जिससे उसकी रफ्तार 5 पॉइंट हो गई। फिलहाल के लिए इतना काफी था, लेकिन आगे के खतरे से बचने के लिए मैंने तय किया कि मुझे एक खाली पड़ी इमारत ढूंढनी चाहिए, जहां मैं पानी, खाना और जरूरत का सारा सामान जमा कर सकूं। यह काम बहुत आसान था, क्योंकि चू जियाज़ेन का काम ही प्रॉपर्टी का था। एक खाली पड़ी अधूरी इमारत को थोड़ा मजबूत करके एक शानदार सेफ हाउस बनाया जा सकता था। समय तेजी से बीत रहा था। देखते ही देखते तबाही शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। तभी आसमान में हेलीकॉप्टरों की एक पूरी लाइन चक्कर लगाने लगी। उस वक्त एक बेवकूफ भी समझ जाता कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लोग घबराकर सेना के कहने पर तेजी से अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। उन्हें लग रहा था कि शायद किसी दूसरे देश से जंग छिड़ गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो होने वाला है वो किसी जंग से 1000 गुना ज्यादा खौफनाक है। कुछ ही देर में सड़कें पूरी तरह सुनसान हो गईं। इतनी शांत कि हवा चलने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। अब दोपहर के 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे।
सूरज जो कुछ देर पहले चमक रहा था, अब ऐसा लग रहा था मानो उस पर लाल रंग की कोई चादर ढंक दी गई हो। वो 10 मिनट भी पलक झपकते ही गुजर गए और फिर एक भयानक दहाड़ के साथ महातबाही शुरू हो गई। भले ही सेना ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन खून के प्यासे उन राक्षसों के सामने पूरा निंगचैंग शहर पल भर में नर्क बन गया। वो राक्षस सड़कों पर पागलों की तरह भाग रहे थे और सैनिकों की लाइन पर हमला कर रहे थे। अनगिनत लोग मारे गए, कईयों की तो लाशें तक वो राक्षस चबा गए। सिर्फ वही लोग अपनी जान बचा पाए जिनका अपना मेचा जागृत हो गया था, और जो लोग अपना मेचा नहीं जगा पाए उनमें से कई राक्षस बन गए और मजबूरन इंसानों को अपने ही राक्षस बन चुके परिवार वालों को मारना पड़ा। पूरे शहर में हर तरफ यही चीख पुकार मची थी। मैं अपनी उस खाली इमारत की सबसे ऊपरी छत पे खड़ा होकर नीचे का वो खौफनाक नजारा देख रहा था। पिछले जन्म में जब तबाही आई थी तो मैं बस अपनी जान बचाकर भाग रहा था। मैंने कभी इसे ठीक से नहीं देखा था, लेकिन आज मैं इंसानी दुनिया को अपने सामने खत्म होते देख रहा था। कितने लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया, कितनों को अपने ही हाथों से उन्हें मारना पड़ा। यह सारा खौफनाक खेल उस ब्रह्मांड की इच्छा का था। मैंने कसम खाई कि मैं एक दिन जरूर पता लगाऊंगा कि यह ब्रह्मांड की इच्छा आखिर है क्या भला। यह तबाही दोपहर तक यूं ही चलती रही और रुकने का कोई नाम नहीं ले रही थी। मैंने अपना मांस का एक डिब्बा निकाला, उसे हल्का गर्म किया और मजे से खाने लगा। बिजली और पानी अब पूरी तरह कट चुके थे, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। तभी मुझे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई थी। बॉस, कल मैंने बहुत से लोगों को यहां सामान लाते देखा था। ऊपर स्टील की प्लेटें भी लगी हैं। पक्का अंदर कोई बहुत कीमती माल है। बहुत बढ़िया, मैंने तो पहले ही कहा था कि हम सब में तू ही सबसे समझदार है। एक दूसरी आवाज आई, लेकिन बॉस, अगर ऊपर कोई हुआ तो क्या करेंगे? अबे बेवकूफ, हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें अपना ये मेचा मिल गया। हम एक झटके में एक कार को चकनाचूर कर सकते हैं। हमारा मुकाबला कौन करेगा? अगर ऊपर कोई हुआ तो उसे लात मारकर भगा देंगे। अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो कूट देंगे साले को। बाहर से आ रही उन गुंडों की आवाजें सुनकर मैं एक पल के लिए रुका और फिर वापस मजे से अपना खाना खाने लगा। यह तबाही का बिल्कुल शुरुआती वक्त था और मेरे पास टाइटन मेचा और हेवनली प्रिजन मेचा जैसे ताकतवर सूट थे। मुझे किसी का कोई डर नहीं था, चाहे वो पूरी फौज ही क्यों ना लेकर आ जाए। तभी एक गुंडे की आवाज आई, अरे बॉस, यहां देखिए क्या मस्त माल है। वाह, सच में? क्या बात है मैडम, यहां अकेली क्या कर रही हो? बाहर बहुत खतरा है, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बिल्कुल महफूज रखेंगे। उस आदमी की बात खत्म होते ही बाहर हाथापाई की आवाजें आने लगी। अगले ही पल एक बिल्कुल सफेद रंग का मेचा वहां प्रकट हुआ। उस सफेद मेचा को देखकर उन पांचों गुंडों ने भी अपने मेचा एक्टिवेट कर लिए। पलक झपकते ही भूरे रंग के और लंबे लंबे बालों वाले 5 मेचा वहां खड़े हो गए। उन्हें देखते ही मैं समझ गया कि वो जंगली सुअर वाले मेचा थे। पिछले जन्म में मैंने ऐसे बहुत से मेचा देखे थे। अरे, ये लड़की तो लड़का बन गई, ये क्या जादू है? एक गुंडा चौंका। तभी एक चमचे की नजर मेरे पीछे रखे खाने पर पड़ गई। बॉस, वहां देखो खाना। गुंडों का सरदार मेरी तरफ देखकर बोला, अरे भाई, इतना सारा खाना तो तुम अकेले खा नहीं पाओगे, तो क्यों ना हम सब मिलकर इसे खाएं? मैंने डिब्बे से आखिरी घूंट पीते हुए बड़े आराम से कहा, मेरा सामान मैं तुम्हारे साथ क्यों बांटूं? अगर तुम इतने प्यार से नहीं मानोगे भाई, तो फिर मुझे बुरा बनना पड़ेगा। ये कहते हुए वो सरदार अपने जंगली सुअर वाले मेचा में तेजी से मेरी तरफ दौड़ा। थंडर फ्लैश मेचा एक्टिवेट, मैंने बोला। मैंने बस 2 कदम साइड में रखे और वो सरदार मुझे छू भी नहीं पाया। वो सीधा जाकर कंक्रीट की दीवार से टकराया, यहां तक कि दीवार के बाहर लगी मजबूत स्टील की प्लेट भी पिचक गई। अपने सरदार को टकराते देख बाकी के तीनों गुंडे भी जंगली सुअरों के झुंड की तरह मुझ पर टूट पड़े। मैं बिना किसी घबराहट के बड़ी आसानी से इधर उधर होकर उनके हमलों से बचता रहा। साले डरपोक, क्या सिर्फ भागना ही आता है? मर्द है तो सामने आकर लड़ मुझसे। सरदार ने खुद को संभाला और फिर से पूरी ताकत से मेरी तरफ दौड़ा। उसे अपनी तरफ आता देख मैं मुस्कुराया। थंडर फ्लैश मेचा तुरंत टाइटन मेचा में बदल गया। मैंने बस अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसके उस खतरनाक हमले को सिर्फ एक हाथ से रोक लिया। चारों गुंडों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो सरदार मजबूत स्टील की प्लेट को पिचका सकता था,
उसका हमला मैंने एक हाथ से रोक लिया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक और खौफनाक नजारा उनके सामने था। मेरे हाथ से अचानक वो खतरनाक धातु के पंजे निकल आए। मैंने एक झटके में उस सरदार के शरीर पर वार किया। चिंगारियां उड़ी और वो सरदार धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा मेचा चकनाचूर होकर एक छोटे से रूबिक क्यूब जैसे टुकड़े में बदल गया। सिस्टम बोला, मेचा कंट्रोलर वांग हू को मार गिराया। इनाम टियर 1 मेचा कोर। मैंने वो कोर उठाया और बाकी चारों की तरफ देखा। अरे बाप रे, भागो यहां से, ये कोई इंसान नहीं है। चारों गुंडे दहशत के मारे चीखते हुए बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन मैं उन्हें भागने का मौका कहां देने वाला था। मैंने तुरंत थंडर फ्लैश मेचा का रूप लिया और एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। वैसे तो टियर 2 में जाने के लिए सिर्फ 2 कोर चाहिए होते हैं, लेकिन मेरे पास 3 अलग अलग मेचा थे, तो मुझे ज्यादा कोर की जरूरत थी। जब खुद चलकर शिकार सामने आए तो मैं उन्हें क्यों छोड़ता। सबको निपटाने के बाद मैं आराम से ऊपर की मंजिल पर गया। वहां मैंने देखा कि वो सफेद मेचा वाला इंसान छुपकर झांक रहा था। खतरा टल गया है, नीचे आ जाओ, मैंने कहा। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं। पहला, यहां से चले जाओ, लेकिन इस जगह के बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। और दूसरा, यहीं मेरे साथ रुको, मेरे घर की रखवाली करो और बदले में तुम्हें यहां भरपूर खाना और पानी मिलेगा। मैं यहीं रुकना चाहूंगी। मेरा नाम गुआन सिलान है, उसने कहा। उसकी आंखों का डर अब थोड़ा कम हो रहा था। मेरी खौफनाक लड़ाई और यहां रखा इतना सारा खाना देखकर वो समझ चुकी थी कि मैं कितना ताकतवर हूं। इस तबाही में जब उसके खुद के माता पिता भयानक राक्षस बन चुके थे, जिंदा रहने के लिए उसे मेरे जैसे किसी ताकतवर इंसान के सहारे की जरूरत थी। गुआन सिलान, ये नाम मुझे कुछ सुना सुना सा लगा। तभी उसने अपना मेचा हटा दिया और उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसे देखते ही मुझे तुरंत एक पुरानी तस्वीर याद आ गई। शहरों के विकास का कीड़ों की प्रजातियों पर असर। क्या उस मशहूर रिसर्च पेपर को तुमने ही लिखा था? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, वो मैंने ही लिखा था, लेकिन वो 3 साल पुरानी बात है, उसने जवाब दिया। मैं खुशी से झूम उठा। ये लड़की तो उन मेचा कोर से भी ज्यादा कीमती थी। अगर गुआन सिलान मेरे साथ है तो मुझे सिर्फ बाहर मौजूद कीड़ों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मैं उससे खास तरह के कीड़े पलवा सकता हूं और उनके पावरफुल जीन हासिल कर सकता हूं। मेरी जर्ग लॉर्ड वाली ताकत का असली इस्तेमाल तो यही था। मुझे इसे हर हाल में अपने साथ रखना था। बस कुछ दिनों में डीमन डॉक्यूमेंट नाम की एक जादुई चीज मिलेगी, उससे मैं इसके साथ एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा। उस खाली इमारत में 2 घंटे इंतजार करने के बाद मैं खड़ा हुआ और थंडर फ्लैश मेचा मेरे शरीर पर आ गया। अब बाहर जाकर राक्षसों का शिकार करने और ताकत बढ़ाने का वक्त आ गया था। तुम यहीं रुको और बिल्कुल आवाज मत करना, समझे? मैंने उसे चेतावनी दी और वहां से निकल गया। इमारत से बाहर निकलकर मैं सीधे शहर के उस हिस्से की तरफ भागा जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। अभी जो नए नए राक्षस बने थे वो थोड़े कमजोर थे, इसलिए उन्हें मारकर चीजें लूटने का यह सबसे सही वक्त था। थोड़ी दूर जाते ही एक खून का प्यासा राक्षस मेरे सामने आ गया। मैंने बिना सोचे अपने थंडर मेचा की स्पीड से उसके पीछे छलांग लगाई, फिर टाइटन मेचा में बदलकर अपने पंजों से उस पर वार किया। एक ही झटके में उस राक्षस का आधा सिर गायब हो गया। म्यूटेंट को मारा। इनाम 1 स्ट्रेंथ ब्लड कोर और खून से सना 1 नाखून। सच में तबाही शुरू होने के बाद राक्षसों से इनाम मिलने के चांस बहुत बढ़ गए थे। मैंने वो चीजें उठाई और दूसरे राक्षस की तरफ बढ़ गया। उसे मारने पर मुझे फ्लैश एसेंस मिला, जो मेचा की ताकत को थोड़ा बढ़ा सकता था। मैं पागलों की तरह उन शुरुआती राक्षसों को मारता जा रहा था। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना। इस बीच उस खाली इमारत में गुआन सिलान अभी भी बहुत डरी हुई थी। उसने अपना फोन निकाला ताकि देख सके कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। वो किसी को यहां का राज नहीं बताना चाहती थी, बस ये जानना चाहती थी कि ये भयानक राक्षस और लोगों को मिल रहे ये मेचा आखिर हैं क्या। लेकिन फोन निकालते ही उसके होश उड़ गए। नेटवर्क पूरी तरह गायब था। तभी अचानक उसे खिड़की के बाहर से कबूतरों के गुटर गूं करने की आवाज आई और फिर एक बहुत जोर की आवाज हुई। खिड़की पर लगी मजबूत स्टील की प्लेट अंदर की तरफ पिचक गई, जैसे किसी बहुत भारी चीज ने उस पर टक्कर मारी हो। गुआन सिलान के मुंह से डर के मारे चीख निकल गई। उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगातार टक्करों की आवाजें गूंजने लगीं।
उस मोटी स्टील की प्लेट पर एक के बाद एक कई गड्ढे पड़ गए। वो भयानक आवाजें सुनकर उसने चुपचाप जमीन से एक नुकीला पत्थर उठाया और उसे कसकर पकड़ लिया। अचानक वो टक्कर की आवाजें बंद हो गईं। गुआन सिलान ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि शायद वो खतरा टल गया है। लेकिन तभी उसके सिर के ठीक ऊपर की छत जोर जोर से कांपने लगी। कंक्रीट के टुकड़े बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। गुआन सिलान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। कुछ ही पलों में छत में एक बड़ा सा छेद हो गया और उस छेद से गुआन सिलान ने जो देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। वो आम कबूतर नहीं थे, वो म्यूटेंट कबूतर थे और उनका साइज बहुत ही बड़ा था। उन सब का लीडर किसी गाय के बछड़े जितना बड़ा था। उसकी खून जैसी लाल आंखों में भयानक गुस्सा दिख रहा था। उसने अपने पंजों से कंक्रीट के एक बड़े टुकड़े को ऐसे चकनाचूर कर दिया जैसे वो कोई बिस्किट हो। गुआन सिलान को अब ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत पक्की है। ये खौफ उन 4 गुंडों से भी कहीं ज्यादा था। डर और घबराहट में वो जोर से चीखी और अपने हाथ का पत्थर उस छेद की तरफ पूरी ताकत से फेंक दिया। किस्मत की मार देखिए, वो पत्थर सीधा उस लीडर कबूतर के पंजे पर जाकर लगा। ये देखकर उस खूंखार राक्षसी कबूतर की लाल आंखें गुस्से से और भी ज्यादा भयानक हो गईं और उसने और भी तेजी से छत को तोड़ना शुरू कर दिया। मौत को अपने इतने करीब देखकर गुआन सिलान पूरी तरह टूट चुकी थी। क्या कोई मुझे नहीं बचाएगा? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी उस छेद से एक काले और सुनहरे रंग की परछाई बिजली की रफ्तार से गुजरी और अगले ही पल बाहर से एक बेहद दर्दनाक चीख गूंज उठी। इस खौफनाक चीख ने गुआन सिलान को उसके ख्यालों से बाहर निकाल दिया। ये तो उसी का मेचा है। गुआन सिलान के चेहरे पर अचानक एक बड़ी सी मुस्कान और खुशी की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से अपनी जगह बदली ताकि वो छत पर चल रही उस लड़ाई को देख सके। उसने देखा कि मैं छत पर खड़ा था। मैंने एक राक्षसी कबूतर की गर्दन पकड़ी और एक ही झटके में उसे धड़ से अलग कर दिया। पलक झपकते ही वो खूंखार राक्षस मांस के एक बेजान लोथरे में बदल गया। सिस्टम की आवाज आई, टियर 1 म्यूटेंट कबूतर को मार गिराया। इनाम 1 ग्रे पंख और म्यूटेंट खून की 1 बूंद। इनाम को इकट्ठा करने के बाद मेरी नजर उस झुंड के लीडर पर पड़ी। वो एक एलीट म्यूटेंट था। देखते हैं तुझसे क्या खजाना मिलता है, मैंने खुद से कहा और सीधा उस खूंखार झुंड के बीच में कूद पड़ा। मेरे सामने वो खौफनाक कबूतर ऐसे बेबस थे जैसे भेड़ियों के सामने भेड़ बकरियां। कुछ ही पलों में मैंने उन सबको गाजर मूली की तरह काट डाला। अब सिर्फ वो लीडर कबूतर बचा था। उसे भी समझ आ गया था कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। उसने अपने विशाल पंख फैलाए और जान बचाने के लिए आसमान में उड़ने लगा। अब भागने का क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुरंत पास ही पड़ी कंक्रीट की एक भारी स्लैब उठाई और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दी। वो स्लैब एकदम सटीक निशाने पर जाकर उस लीडर के सिर पर लगी। एक दर्दनाक चीख के साथ वो विशालकाय कबूतर सीधा नीचे जमीन की तरफ गिरने लगा। मैं भी बिना रुके इमारत की छत से छलांग लगा दी और सीधे उसके शरीर पर आकर गिरा। मेरे भारी भरकम मेचा का वजन और इतनी ऊंचाई से गिरने की ताकत, दोनों ने मिलकर उस लीडर कबूतर के शरीर को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। सिस्टम बोला, टियर 1 एलीट म्यूटेंट कबूतर को मारा। इनाम 5 ग्रे पंख, एक खास फीचर आई ऑफ डिटेक्शन, पहचान करने वाली आंख और बोन बॉम्ब, हड्डियों का बम बनाने का एक नक्शा। इनाम देखकर मैं पहले तो चौंका और फिर जोर से हंसने लगा। बाकी चीजें तो छोड़िए, ये ग्रे पंख मेरी रफ्तार बढ़ाने के काम आएंगे। और ये आई ऑफ डिटेक्शन तो सच में एक खजाना था। ये ना सिर्फ दुश्मनों की जानकारी दे सकता था, बल्कि मेरी मौजूदगी और खुशबू को भी छुपा सकता था। शुरुआती लड़ाइयों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था, और वो बोन बॉम्ब भी कुछ कम नहीं था। इसका धमाका इतना भयंकर होता है कि एक ही बम कई छोटे राक्षसों को एक साथ उड़ा सकता है। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस नक्शे का इस्तेमाल मैं बार बार कर सकता था। इसे बेचकर मैं कल खुलने वाले ट्रेडिंग सिस्टम में बहुत सारे पैसे कमा सकता था और अपने मेचा को और भी अपग्रेड कर सकता था। भले ही इसे बनाने का सामान थोड़ा दुर्लभ और महंगा था, लेकिन इससे होने वाले भारी फायदे के सामने वो कुछ भी नहीं था। इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैं सारा सामान समेटकर वापस 5वीं मंजिल पर आ गया। राक्षसी कबूतरों ने छत की हालत काफी खराब कर दी थी,
लेकिन उसे ठीक किया जा सकता था। मुझे देखते ही गुआन सिलान घबराकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उन्हें यहां नहीं बुलाया है। मुझे पता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, डरो मत, मैंने शांत होकर कहा। लेकिन ये जगह अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। काश हम घोंगे की तरह अपना घर अपनी पीठ पर लाद कर पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, लेकिन अफसोस ऐसे जीव बहुत कम होते हैं। तभी गुआन सिलान धीरे से बोली, घोंगे के अलावा एक और कीड़ा होता है जो अपना घर अपनी पीठ पर उठाकर चलता है। सच में? मेरी आंखें चमक उठीं। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा और झटके से आगे बढ़कर मैंने गुआन सिलान का हाथ पकड़ लिया। गुआन सिलान पूरी तरह डर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने दूसरे हाथ में रखा वो नुकीला पत्थर मेरे हाथ पर दे मारा। मेरी आंखों में गुस्सा आ गया। मैंने एक झटके में उसका हाथ झटक दिया और वो पत्थर दूर जा गिरा। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस उस कीड़े का नाम जानना चाहता हूं जो अपना घर साथ लेकर चलता है, मैंने ठंडी आवाज में कहा। जब उसने देखा कि मैं उस पर कोई हमला नहीं कर रहा हूं, तो उसकी जान में जान आई और उसने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे कर लिया। लेकिन फिर अचानक उसके अंदर एक अजीब सी खीज और बेइज्जती का एहसास फूट पड़ा। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या इसके सामने मेरी अहमियत एक मामूली से कीड़े से भी कम है? वीडियो पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपनी सेहत का भी जरूर ध्यान रखें।